नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। मान के चलिए आपने जो बेसिक सा मोशन पढ़ा था, सेम टू सेम वही सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे कि आपको याद होगा, पहले आपने पोजीशन पढ़ा था, फिर डिस्प्लेसमेंट आया था, फिर वेलोसिटी आया था, फिर एक्सेलरेशन आया था। तो सेम टू सेम वही का वही सीक्वेंस हमको इस टॉपिक में भी फॉलो करना है। तो रिलेटिव पोजीशन में हम सबसे पहले, गलत बोला मैंने, रिलेटिव मोशन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव पोजीशन। इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं जानबूझ के, पहले मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस था और यहां कहीं पर 0,0 होता होगा। देन यहाँ कहीं पर एक इंसान था, उस इंसान का नाम था बी, जो कि बैठा हुआ था 2,0 पे। देन उसके थोड़ा आगे एक और इंसान था, मान लेते हैं उस इंसान का नाम था ए, जो कि बैठा हुआ था 10,0 पर। ऐसा कुछ था। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स ए बी। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स ए बी। रिलेटिव पोजीशन को ही शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिलेटिव पोजीशन ही समझा रहा हूं मैं। एक्स ए बी, एक्स ए बी का मतलब होता है, एक्स ए बी का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका ये मतलब होता है। एक्स ए बी का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, यहां जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोग बात करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बी के रेस्पेक्ट में सोचना है, बी की नजरों से बाकी दुनिया को देखना है। बी ऑब्जर्वर है, बी ही आप हो, आप ही बी के ऊपर जाके बैठ गए। सारी बातें एक ही हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्वर है। यहां पर आपको क्या सोचना है कि बी ऑब्जर्वर है, आपको बी की नजरों से बाकी की दुनिया को देखना है। तो जब आप ऐसा इमेजिन करोगे तो ही ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। चैप्टर वैसे बहुत इजी है, बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला गया है ना, वही ऑब्जर्वर है। विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलता तो बी ऑब्जर्वर हो जाता, विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलता तो ए ऑब्जर्वर हो जाता। तो यहां पर बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि बी इज ऑब्जर्वर। आपको बी की नजरों से इमेजिन करके आंसर लिखना है। तो आप सिंपली सोचिए, यहां पर आप लिखना चाहते हो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, आप इस इंसान की पोजीशन बताना चाहते हो इस इंसान के रेस्पेक्ट में। आप इस इंसान की पोजीशन बताना चाहते हो ये मान करके कि ये ऑब्जर्वर है। तो आप सिंपली सोचो, अगर ये ऑब्जर्वर है मतलब आपको इसकी नजरों से उसको देखना है ना। सिंपल सी बात है। अगर बी ऑब्जर्वर था तो बी की नजरों से आप ए को देखना चाहते हो, तो जब आप बी की नजरों से ए को देखते तो आपको 8 मीटर्स आगे देखना पड़ता। ये कितना होगा? ये 8 मीटर्स होगा। तो यहां से जो एक्स ए बी होता, तो यहां से जो एक्स ए बी आता उसकी वैल्यू 8 आ जाती इस सिंपल से एग्जांपल में, इस एग्जांपल में। तो ये एक उदाहरण था कि किस चीज का क्या मतलब होता है। तो अगर एक्स ए बी आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाना पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बात की जा रही है। मतलब ए की पोजीशन बताना है ये मान करके कि बी ऑब्जर्वर है। तो ये हो गया इमेजिनेशन। अब मान लेते हैं किसी को इमेजिन करना अच्छा नहीं लगता, मान लेते हैं किसी का सिर दुखता है इमेजिन करने में, तो उसके लिए फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आप यहीं से बना सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि ये जो एक्स ए बी इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, ये बेसिकली आया कैसे होगा? ये 10 - 2 करके ही आया होगा। 10 पे अगर ध्यान दूं तो 10 जो है वो ए की पोजीशन है,
तो 10 की जगह XA लिख सकते हैं। 2 पे अगर मैं ध्यान दूं तो 2 जो है वो B की पोजीशन है, तो 2 की जगह XB लिख सकते हैं। तो यहां से जो XAB है उसकी वैल्यू आ गई XA माइनस XB। तो अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे हमेशा। पहला ऑप्शन होगा आप इमेजिन कर लो, आप सिंपली ये सोच लो कि B जब A को देखेगा, B की नज़रों से आप A को देखोगे तो क्या दिखेगा, कहाँ दिखेगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है। और अगर मान लो आपको इमेजिन करने में दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, ये वाला। अब एक सवाल उठता है कि सर क्या बेस्ट होगा, फॉर्मूला लगाऊं या इमेजिन करूं? तो उसका आंसर यही कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये था, सारे के सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस में बैठे हुए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन मान लो ये भी कहीं हवा में होता, x, y, z में होता ये, और वो भी अगर कहीं x, y, z में होता, फिर तो नहीं कर पाते ना इमेजिन, फिर तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो बात सिंपल सी है, अगर एक ही लाइन की बात आती है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो इमेजिन कर लो, अगर x, y, z तीनों आ गए तो फॉर्मूला लगा लो। अब सवाल यह है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा? तो उसका आंसर भी आ रहा है। सबसे पहली बात देखिए, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरा का पूरा वन डायमेंशन था। देखो सारी की सारी कहानी एक्स एक्सिस में ही खत्म हो गई। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर मैंने आपके सामने डिराइव किया है, ये वन डायमेंशन के लिए बस वैलिड है। सिंगल डायमेंशन या तो सिर्फ और सिर्फ x हो, या तो सिर्फ और सिर्फ y हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ z हो, तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लेते हैं यही फॉर्मूला आप 3D में यूज करना चाहते हो, तो लिख देता हूं मैं, फॉर 3 डायमेंशन। ये तो 1 डायमेंशन का फॉर्मूला हो गया। 3 डायमेंशन की बात करें तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बस वेक्टर लग जाता है। तो 3 डायमेंशन में ये ऐसा हो जाता है, वेक्टर आर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3D में भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप और जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ थोड़ी होगा। तो ये होता है रिलेटिव पोजीशन। तो वीडियो पॉज करेंगे, आप इसको नोट करेंगे। तो मान के चलता हूं इतना हो गया होगा, वीडियो पॉज करके ये भी और लिख लो, वीडियो पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। रिलेटिव पोजीशन हमने समझ लिया, अब जरा रिलेटिव वेलोसिटी भी समझ लेते हैं। जैसे रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला था ना, एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, डिराइव करना चाहो तो आप कर सकते हो। डिराइव ऐसे हो जाएगा कि यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, मान लो एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी था। अब अगर आप सिंपली इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, है ना, अगर मान लो आप सिंपली इसको दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मान लो आप डी बाई डी टी कर दो इसमें, लेफ्ट राइट दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो जाएगा, और राइट साइड भी पोजीशन है, उनका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये ऐसे डेराइव हो जाता है। लेकिन बात वही है, अपन 13th वाले हैं तो अपने को क्या मतलब डेरिवेशन से, है ना। वो तो स्कूल वालों को मतलब होता है, स्कूल में पूछा जाता है। हमसे थोड़ी कभी कोई कहेगा कि भाई फॉर्मूला डेराइव करके बताओ। तो अपन से कभी कोई नहीं पूछने वाला कि फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। फिर भी अगर आप नॉलेज के हिसाब से जानना चाहते हो तो ऐसे डेराइव हो जाता है। अब टॉपिक पे आते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी मैं लिखने जा रहा हूं, मान लेते हैं मुझे लिखना था वी ए बी, तो इसको पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यहां पर भी सेम टू सेम सारे के सारे वही मतलब चलेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्वर है, और फॉर्मूला सेम टू सेम वही बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी। पहली बात ये होगी। दूसरी एक बहुत जरूरी बात इसमें, मान लेते हैं आपके दिमाग में किसी दिन मान लेते हैं कोई क्रेजी आइडिया आया, और उसके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि क्यों ना मैं वी बी बी लिखने की कोशिश करूं।
आपने सोचा कि क्यों ना मैं वी बी बी लिखने की कोशिश करूं। पहली बात तो ये सोचो कि वी बी बी को आप क्या पढ़ोगे, वी बी बी को आप पढ़ोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, सिंपल। तो लिखता हूं पहले इसका मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी। जहां कहीं भी विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखा होता है, जहां कहीं भी विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखा होता है, उसका यही मतलब होता है कि बी ऑब्जर्वर है। उसका एकमात्र मतलब होता है कि बी इज ऑब्जर्वर। अब इसमें जरा फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, थोड़ा दिमाग कम लगाएं, इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो देखो, अगर वी ए बी का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी है तो वी बी बी का फॉर्मूला होना चाहिए वी बी माइनस वी बी, जो कि क्या आ जाएगा जीरो, तो इस चीज का क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि अगर आप वी बी बी लिखोगे, मतलब आप वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलोगे, तो वो वेलोसिटी आएगी जीरो। मतलब बी जो होता होगा वो बी के ही रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होता होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, वेलोसिटी जीरो आई है, वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो सिंपल है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या देखने को मिलेगी, हमेशा जीरो। तो इस स्टेटमेंट को अपन अच्छे से लिखेंगे। ये जो जीरो आया है इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बी विल रिमेन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे होता होगा, ए के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पे होता होगा, सी के रेस्पेक्ट में सी रेस्ट पे होता होगा। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल, हम अर्थ में पैदा हुए हैं, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो देखो अर्थ हमको रेस्ट पे दिखती है। बेस्ट एग्जांपल, अर्थ पे हम पैदा हुए हैं, ठीक है, अर्थ देखो कैसी, अर्थ रेस्ट पे दिखती है आपको, एक्चुअली में अर्थ क्या करती होगी, मूव करती होगी, लेकिन आपको अर्थ कैसे दिखती है, रेस्ट पे, क्योंकि आप बचपन से लेकर के अभी तक सारी की सारी कहानी किसके रेस्पेक्ट में सोच लेते हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में। आपसे कोई बोलेगा भी नहीं, है ना, आपके दिमाग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली गई है कि विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ही सोचना है, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट आप अर्थ के रेस्पेक्ट में ही इमेजिन करते हो। तो इस चीज का बेस्ट एग्जांपल यही है कि हम अर्थ में रहते हैं और अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ जो है वो हमको रेस्ट पे ही दिखती है। तो सिंपल है, बी के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे, ए के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पे, अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट पे, मार्स के रेस्पेक्ट में मार्स रेस्ट पे होता होगा। मान लो मार्स पे अगर कोई सिविलाइजेशन होती, वैसे अपने को पता तो है नहीं कि है या नहीं, मान लो मार्स पे अगर कोई सिविलाइजेशन होती तो हो सकता है वहां के जो ना पढ़े हुए लोग होते, बिना मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको भी क्या लगता कि मार्स रेस्ट पे है। तो ये मैं इस चीज पे इतनी ज्यादा बकबक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। मान लो आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि हाँ बी अब रेस्ट पे आ चुका है। अगर आप सी के रेस्पेक्ट में डायग्राम बना रहे हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सी रेस्ट पे आ चुका है। आप रिवर के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाओ, कार के रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाओ, आपको हमेशा ये बात अपने माइंड में याद रखनी पड़ेगी कि आपने जिसके रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाया है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मानना है। जिस भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप डायग्राम बनाओगे वो ऑब्जेक्ट अपने आप रेस्ट पे मान लिया जाएगा। तो ये जरूरी बातें थी इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में। वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। इसमें मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि जितना ज्ञान अभी तक बांटा गया है सारा का सारा ज्ञान इस पे भी लगाया जा सकता है, कुछ नया नहीं है ये। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता होगा ए बी, जिसको क्या पढ़ा जाता होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी
और जिसका कि फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये सिंपल सा रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। इस पे हम ज़्यादा भाव नहीं देने वाले क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत भाव दे चुके हैं। रिलेटिव पोजीशन इतने अच्छे से समझ लिया, रिलेटिव वेलोसिटी भी इतने समझ लिया, इतने अच्छे से समझ लिया, तो अब जरूरी नहीं है कि इसमें भी उतना सारा टाइम बर्बाद किया जाए। बस सिंबल ही तो चेंज हुआ है, पहले x था फिर v आ गया, अब a आ गया, कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही हैं। तो ये थ्योरी थी। वीडियो पॉज कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हो गया होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे बस रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि यहां पर a था जो कि ऐसे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पे भेज दूं, 37 डिग्री पे भेज देता हूं। ये था a एंड यहां कहीं पर b होता था जो कि इधर जा रहा था ऐसा 2 मीटर पर सेकेंड से, ये b था। अब हमसे बोला जाता है कैलकुलेट VAB वेक्टर फॉर्म। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन में आते हैं। बेसिक फॉर्मूला सोचेंगे कि VAB हमसे पूछा गया है जो कि VA माइनस VB होता। अब यहां पर मुझे सिंपली VA और VB रखना है, VA की बात करूं तो ध्यान से देखो, VA जो है ना बड़ा होशियार वेक्टर है, बड़ा चंट वेक्टर है, ऐसा आड़ा भाग रहा है ना, ऐसा टेढ़ा भाग रहा है। तो जितने भी चंट और होशियार वेक्टर होते हैं ना जो ऐसे आड़े टेढ़े भागते हैं, इनके अपन कंपोनेंट्स कर डालते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट यहां आ जाता 10 cos 37 और इसका एक और कंपोनेंट यहां आ जाएगा जो कि होगा 10 sin 37। तो ये हमने a के टुकड़े कर डाले। अब मैं VA लिखने वाला हूं। अब मैं लिखने जा रहा हूं इसकी वेलोसिटी, VA लिखने जा रहा हूं। तो VA ध्यान से डायग्राम देखिए, VA हो जाएगा 10 cos 37 i कैप प्लस 10 sin 37 j कैप। ये क्या लिखा मैंने, VA लिख दिया। ये इतनी मेहनत से मैंने VA लिखा है। देन उसके बाद एक माइनस का साइन आएगा और VB आएगा। VB में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। VB जो था वो बड़ा शरीफ वेक्टर था, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस में ही था, जो वेक्टर आड़े टेढ़े भागते हैं ना उनके बस हम कंपोनेंट करते हैं। तो ये वेक्टर आड़ा टेढ़ा भाग रहा था ऐसा, इसलिए इसके बस हमने कंपोनेंट किए। इसका कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपली हो जाएगा 2i कैप, सिंपल। 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्स एक्सिस में जा रहा है। किधर जा रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए क्या लगा दिया 2i कैप, सिंपल। ये वैल्यूज हो गई। अब अगर किसी को cos 37 और sin 37 नहीं पता है तो उसके लिए भी हम यहां पर लिख दे रहे हैं। जो cos 37 होता है वो 4/5 होता है एंड जो sin 37 होता है वो 3/5 होता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं sin 37 और cos 37 की। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही हम यूज करते हैं। तो cos 37 और sin 37 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, अगर इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दिया जाए तो मैं मान के चलता हूं आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये जो 10 cos 37 होगा ये बन जाएगा 8, 10 sin 37 बन जाएगा 6। तो ये VA हो गया एंड माइनस VB जो कि 2i कैप था। वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है, बस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पर और कुछ भी नहीं। अब वेक्टर माइनस कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ लिख चुके हैं ऑलरेडी। i वाला i से माइनस होगा तो 8i कैप माइनस 2i कैप हो जाता 6i कैप और ये बन जाता प्लस 6j कैप। तो ये आ गया VAB। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस एक ही फॉर्मूला है AB मतलब A माइनस B। अब वो कुछ भी हो, पोजीशन हो चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो,
अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी था तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला वी ए माइनस वी बी, और ये चीज निकालने में ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, ये कैलकुलेट करने में भी ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला जाता है कि एक बहुत ऊंचा टावर है, काफ़ी हाई टावर है ये, और इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से दो पार्टिकल्स को, एक है पार्टिकल ए और दूसरा है पार्टिकल बी, तो पार्टिकल ए को ऐसे अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है एंड पार्टिकल बी को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया है। तो एक को ऐसे फेंका गया, एक को ऐसे, और हमसे ये पूछा जाता है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायरेक्टली सॉल्यूशन में भी नहीं कूद रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं इसमें रिलेटिव का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूं कि चैप्टर कितना अच्छा होता है, इसको पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। तो अपन विदाउट रिलेटिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस विदाउट रिलेटिव थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा इस क्वेश्चन को विदाउट रिलेटिव सॉल्व करेगा तो उसको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई इंसान विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको सॉल्व करता तो उसको इसका कराना पड़ता ऐसा प्रोजेक्टाइल, ये पार्टिकल सीधा ऊपर जाता देन वापस नीचे आता, तो फिर उसको ये पता करना पड़ता कि 3 सेकंड के बाद ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा, मान लो कहीं यहाँ होता, फिर वो ये पता करता कि 3 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कहाँ होता, तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ होता, फिर उसको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते, वो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकालना पड़ता, तब जाके उसका आंसर आता। कितना लेंथी सॉल्यूशन हो जाता, कितना लेंथी सॉल्यूशन हो जाता। अब देखो, इसी चीज को अगर हम रिलेटिव से करेंगे, ये जो मैंने बोला ना, अगर कोई विदाउट रिलेटिव सॉल्व करता तो बस हम परेशानी समझना चाहते हैं कि उस इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व तो तब भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता। तो इस वजह से हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, हम रिलेटिव पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव को कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखेंगे अपन। तो इसी क्वेश्चन को अगर रिलेटिव से किया जाए तो देखिए, इतना दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रिलेटिव से करोगे तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन इक्वल होते होंगे और वो माइनस जी के इक्वल होते होंगे। आप ये चीज साफ साफ बोल सकते हो। सीधी सी बात है ना, ये भी फ्री फॉल कर रहा है, वो भी फ्री फॉल कर रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी होता है। डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल लाइन में होगा, इस वजह से जे कैप भी लगा दिया। तो फ्री फॉल की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता होगा। इससे हमको यही समझ में आएगा कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता होगा वो 0 होता होगा। सीधी सी बात है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता, ए माइनस ए बी, तो वो क्या आ जाता है, 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो फिर डायरेक्टली आप इसको यूज कर लो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कर देते आप। अब देखो, ये वाला टर्म तो 0 ही हो चुका है, ये निकाल सकते हैं, तो करते हैं कैलकुलेट। ये पूरा वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, हाँ ध्यान रखना। तो जो एस ए बी आता इन वेक्टर फॉर्म वो हो जाता यू ए बी, दैट इज यू ए माइनस यू बी इंटू टी, ये होता, इधर भी वेक्टर है। अब यू ए और यू बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखें यू ए कितना है, यू ए 10 जे कैप है एंड यू बी 10 आई कैप है। सिंपल है, देखो ए की वेलोसिटी 10 जे कैप है, बी की वेलोसिटी 10 आई कैप है, तो इन वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाता 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, और टाइम कितना बोला जा रहा है, 3 सेकेंड। तो ये एस ए बी आ गया। अब हमसे तो डिस्टेंस पूछा गया था ना, हमसे तो डिस्टेंस पूछा गया था, तो कोई बात नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे।
तो जो डिस्टेंस होता होगा इनके बीच में वो क्या होता होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता होगा। वेक्टर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिया होता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है सबको पता होगा। सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 3 और 10 कॉमन निकाल ले रहा हूं तो 30 बन जाता। ठीक है, 3 और 10 कॉमन निकाल लिया तो 30 बन गया। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आपको ये मत बोलना सर उसका कोफिशिएंट तो 10 है, आपने यहाँ 1 क्यों लिखा है। तो बात ऐसी है कि 10 और 3 ऑलरेडी कॉमन करके अलग कर दिया है। तो जब आप यहाँ से 10 निकाल लेते, यहाँ से 10 निकाल लेते तो यहाँ तो 1 ही बचता ना, यहाँ भी 1 होता, यहाँ भी 1 होता, तो वही लिखा है मैंने। तो यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 30√2। तो ये क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये रिलेटिव के फायदे हैं। अब आप इसी क्वेश्चन को सोचो, अगर आप ग्राउंड फ्रेम में करते तो इसमें प्रोजेक्टाइल लगाना पड़ जाता आपको इस वाले में, और मान लो यही इसी में अगर ये ऊपर वाला भी ऐसे ना फेंक के अगर कोई ऐसा फेंक देता तो फिर इसमें भी प्रोजेक्टाइल लगाना पड़ता। तो सोचो ग्राउंड फ्रेम में कितना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल ये, दूसरा प्रोजेक्टाइल वो, बहुत लेंथी हो जाता। तो इस वजह से रिलेटिव हम पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेटिव से काफी चीजें कई बार आसान हो जाती हैं। तो वीडियो पॉज करेंगे, इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, सीधी सी बात है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं तो उस केस में जो कैलकुलेशन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। अगर पास आते हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, अगर दूर जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों साथ में नहीं बोलते, या तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे, दो में से कोई एक ही चीज आएगी। तो टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। इसकी डेफिनेशन होती है, जो कि मैं जानबूझ के अभी नहीं लिखवा रहा हूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मान लेते हैं यहां पर ए था, यहां पर बी था, ये कोई पार्टिकल ए है, वो कोई पार्टिकल बी है, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, या फिर मान लो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, ऐसा हो गया। सो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। अब मान लेते हैं जो ए था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल 37 डिग्री मैंने मान लिया। बी के बारे में मान लेते हैं कि बी जो था वो इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, इस एंगल को भी मैंने 37 डिग्री मान लिया। अब इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता दो। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों पास आने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, आपको बस समझना है कि यहां चल क्या रहा है, और जैसे आप समझ जाओगे आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो एक छोटा सा काम करो, वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बनाओ। तो मान के चलता हूं बना लिया होगा। अब सॉल्यूशन के लिए ना अलग से डायग्राम बनाना, उस डायग्राम को गंदा मत करना, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों से बनवा दिया। सॉल्यूशन के लिए एक अलग से डायग्राम बनाना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, आप कंपोनेंट करोगे। एक काम करता हूं, मैं भी एक अलग ही डायग्राम बना देता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा वो। तो यहां लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी की वेलोसिटीज के हम कंपोनेंट्स कर करके लिखते हैं। तो देखिए इसका यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 cos 37, जो कि कितना होता 8।
ऊपर में क्या आ जाता, फिर ऊपर आ जाता 10 sin 37, जो कि कितना होता है 6। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर दिए, 10 cos 37 एंड 10 sin 37। ठीक वैसे ही इसकी वेलोसिटी के भी कंपोनेंट करूंगा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ 4 आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ पर 3 आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहली चीज है कंपोनेंट करना है, और कंपोनेंट कहाँ कहाँ करना है, कंपोनेंट करना है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू इट। दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं, एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स और दूसरा कंपोनेंट आएगा उसके परपेंडिकुलर। अब ये डायग्राम देखने में अच्छा नहीं लगता, बहुत सारा कचरा हो गया है, तो अपन काम की चीजें इस डायग्राम में लिखते हैं। तो देखिए ए की वेलोसिटी के जो हमने कंपोनेंट्स किए थे वो कंपोनेंट ये मिले थे, इधर 8 आया था, इधर 6 आया था। वैसे यहां पर एक कंपोनेंट 4 आया था और यहां दूसरा 3 आया था। तो अब ना सिर्फ मैंने कंपोनेंट्स लिख दिए, इसी के मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स लिख दिए। कंपोनेंट्स लिखने के बाद मैंने लगाया यहां पर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये कि मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप इस डायग्राम को सिंपली इस नज़र से देखो कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कराने का काम कौन करता होगा। आप सिंपली अपनी अंतरात्मा से ये सवाल करो, अपने आप से सिंपल ये क्वेश्चन पूछो कि इनके बीच का, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कराने का काम कौन कर रहा है। तो आपको आंसर मिलेगा कि इन दो कंपोनेंट्स की वजह से ही। देखो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से ये डिस्टेंस कम होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो यहां पर ये जो अप्रोच होने वाला है, ये जो अप्रोच होने वाला है वो इन वेलोसिटीज की वजह से होने वाला है। इस वजह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ ये दो वेलोसिटी ही आएंगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ पहला माइनस वेलोसिटी ऑफ दूसरा। पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी -4 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां से आ जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होता है। बस ध्यान आपको ये रखना है, एक बार शॉर्ट में रिपीट मारते हैं जो भी कुछ हमने किया। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको सबसे पहले कर देने हैं कंपोनेंट्स। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, 2 कंपोनेंट यहां होंगे और 2 कंपोनेंट यहां होंगे। तो सबसे पहला काम है आप इसके कर दो कंपोनेंट, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपके काम के सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इस लाइन के अलोंग हैं, जो कि लाइन ए बी के अलोंग थे, क्योंकि डिस्टेंस कम कराने का काम ये दो कंपोनेंट्स ही करेंगे। ये दो कंपोनेंट्स यूजलेस हैं ऊपर वाले, ये भी लिख देते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये भी यूजलेस वो भी यूजलेस। ये दो कंपोनेंट्स फिलहाल आज की डेट में हमारे कोई काम के नहीं है। इनका भी काम आएगा आगे चल के, जब हम सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इनका काम आएगा। लेकिन अगर अभी की बात करें रिलेटिव मोशन की, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो ये दो कंपोनेंट्स हमारे अभी कोई काम के नहीं है। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब बस आपको यही सोचना है कि इनमें से कौन सी वेलोसिटीज अप्रोच कराने का काम कर रही हैं। तो अप्रोच सिर्फ इन दो वेलोसिटीज की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से यहां पर यही आएगा। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है। तो मान के चलता हूं कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन में यहां ऊपर लिख रहा हूं, हेडिंग के ऊपर चली जा रही डेफिनेशन, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखना। तो डेफिनेशन होती है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव velocity along the line
joining the particles। अब जरा डेफिनेशन पढ़ के सॉल्यूशन को देखो। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। डेफिनेशन कहती है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच जो है वो बस एक कंपोनेंट है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्लियर होना चाहिए एकदम साफ साफ कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन कंपोनेंट से मतलब होगा जो कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स आते हैं। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद इस पे हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें फिर से हमसे वही बात पूछी जा रही है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच जो भी कुछ होता हो वो कितना होता होगा। तो अगर आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं करना है तो सॉल्यूशन देख सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम कंपोनेंट करूँगा, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आता वो आता 12 cos 30। वो कंपोनेंट आता 12 cos 30 जो कि कितना हो जाता 6√3। 12 cos 30 जो कि आता 6√3। यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट आता जो कि यूजलेस होता, सीधी सी बात है, सोचो ना, अभी तो बताया। एक कंपोनेंट यहाँ आता, एक कंपोनेंट यहाँ आता, ये वाला कंपोनेंट क्या होता, यूजलेस होता ना। तो लिखने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। तो इसको आप नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये आएगा 12 sin 60, सॉरी sin 30, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। तो वही है, वो लिखोगे भी तो वो पड़ा रहेगा यूजलेस, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। आपके काम के सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट्स हैं जो कि इस लाइन के अलोंग है। तो इस वजह से टाइम सेव करने के लिए मैं इन कंपोनेंट्स को लिखता ही नहीं हूं, तो अभी भी नहीं लिख रहा। तो ये पहले वाले के हमने कंपोनेंट कर दिए 6√3 इधर, और यहां वाले से मतलब था नहीं। वैसे इसमें करता हूं, इसका कंपोनेंट इस जगह पर जो कि होता 10 cos 37 जो कि 8 हो जाता। एक और वर्टिकल कंपोनेंट होता, अगेन उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दो कंपोनेंट से मतलब, ये जो लाइन ए बी के अलोंग है। तो ये वाला हो जाएगा 6√3। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख रहा हूं, पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ मुझे इन कंपोनेंट से मतलब होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना इजी टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी वही बात पूछी गई है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता होगा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। वेलोसिटीज दी हुई हैं, डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो फिर से वही वैसी बिल्कुल वैसी सेम टू सेम बिल्कुल वैसी कहानी स्टार्ट होगी। आप कंपोनेंट्स करोगे, और कंपोनेंट्स आपके कौन से कंपोनेंट्स मतलब के होते हैं, जो कि इस लाइन के अलोंग हैं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, नहीं तो पिछले दो क्वेश्चन से कहीं किसी बच्चे को ये ना लगने लगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। कोई बच्चा ये मत सोचने लगना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स काम के होते हैं, वर्टिकल यूजलेस होते हैं, ये मत समझना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं अलोंग द लाइन जॉइनिंग। एक ऐसी लाइन जिस लाइन ने दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन किया है, तो उस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट्स आते हैं वो काम के होते हैं। तो करते हैं यहां पर कंपोनेंट्स। फिर से इसके कंपोनेंट करूंगा, तो यहां पर जो कंपोनेंट आता वो 8 आता, और यहां जो कंपोनेंट आता वो 6 आता। वैसे इसके कंपोनेंट्स करता, तो इस 8 का कंपोनेंट यहां पर आ जाता 8 cos 60, 8 cos 60, और यहां आ जाता 8 sin 60, ये होता। तो ये हमने कंपोनेंट्स तो कर दिए। अब हमारे काम के जो कंपोनेंट्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वही लिखने जा रहा हूं। तो हमारे काम के जो कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ ये दो कंपोनेंट हैं, एक 6 एंड दूसरा 8 cos 60, जो कि कितना हो जाता 4 हो जाता।
8 cos 60 क्या होता है? 4 होता है। तो हमारे काम के सिर्फ और सिर्फ यही दो ही कंपोनेंट्स हैं, 6 और 4। हमारे काम के सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स आते हैं। तो ये 6 और 4 बस हमारे काम के थे। ये B था, ये A था, फिर से लिख दिया मैंने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी माइनस उसकी वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 माइनस उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -6। सिंपल, पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी इस वजह से एक माइनस लगा है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो 10 आ जाता होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इतना इजी है टॉपिक होता है। मान के चलता हूँ सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। ध्यान आप ये रखना कि जो भी कंपोनेंट्स आपको करने हैं वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स होने चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात नहीं की जा रही है। कोई बच्चा ये रट्टा नहीं मारेगा कि हॉरिजॉन्टल काम के होते हैं, वर्टिकल यूजलेस होते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात ही नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि लाइन कैसी है ना। तो जिस भी लाइन के अलोंग पार्टिकल्स को ज्वाइन किया जा रहा है, बस उसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स आपको देखने हैं। अब वो लाइन अगर वर्टिकल है, तो ये कंपोनेंट्स आपके काम के हो जाते हैं। लाइन अगर वर्टिकल थी तो ये कंपोनेंट्स आपके काम के होते। पिछले क्वेश्चंस में लाइन ऐसी थी तो ये कंपोनेंट्स आपके काम के थे। मान लो कभी गलती से एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लाइन ऐसी है, तो फिर ये कंपोनेंट्स आपके काम के होंगे। तो सिंपल सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स देखने हैं, वो लाइन जिसने दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन किया है। तो वीडियो पॉज करें, इसको भी नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पहले से बता दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रिवर एंड रेन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटिव मोशन में, एक होता है रिवर प्रॉब्लम और एक होता है रेन प्रॉब्लम। तो हमारा टास्क यही रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ हम समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।